ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल हमने वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त जो आंतरिक साधन है, मन, बुद्धि और आत्मा, इनके स्वरूप पर चर्चा की। ऋषियों के ग्रंथों में चाहे हम सोमदत्त जी का माइक खुला हुआ है, चाहे हम किसी भी विषय का ग्रंथ उठाएं, उन सभी ग्रंथों में आध्यात्मिकता अवश्य मिलेगी। आत्मा से आरंभ करके उस परब्रह्म तक की जो चर्चाएं हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य उपलब्ध होती हैं, क्योंकि सभी विषयों के अध्ययन का जो मुख्य तात्पर्य है वो यही है कि हम सभी अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए उस परब्रह्म के सानिध्य को या साक्षात्कार को प्राप्त करें। यहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा या शिक्षा शास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। ऋषिवर चाहते तो केवल इंद्रियों के स्तर पर भी चर्चा कर सकते थे, क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर ही हमें वर्ण उपलब्ध हो रहे हैं कि इस स्थान से, इस कर्ण विशेष के प्रयत्न से यह वर्ण उपलब्ध होता है। जैसे आज बाजार के अंदर विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध होते हैं। त्वचा को निखारने के लिए, कपड़ों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, जूते या केश संवारने के लिए। लेकिन वहां उनमें से कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि हमें आत्मा तक जोड़ सके, उनका जो मुख्य प्रयोजन है वहां तक पहुंचा सके। लगभग यही स्थिति शिक्षा जगत की भी है। शिक्षा जगत में भी इन सब विषयों की चर्चा को फिजूल की चर्चा, व्यर्थ की चर्चा, बेकार की चर्चा करके छोड़ दिया जाता है कि समय नष्ट करने वाली बातें हैं। लेकिन आर्ष ग्रंथों में ऐसा नहीं है। वहां पहले मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, जो लक्ष्य है, उस पर चर्चा की जाएगी। बाद में फिर और जो भौतिक संसाधन है या भौतिक उपलब्धियां हैं या इस संसार का अस्तित्व है, उन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाती है, यानी जो व्यावहारिक पक्ष है। वही यहाँ पर भी दृष्टिगोचर हुआ। आरंभ में जब ये चर्चा कर रहे हैं अक्षरम नक्षरम विद्यात्
चाहे अक्षर का स्वरूप बताना है या उसका उत्पत्ति क्रम बताया, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान आत्मा से आरंभ किया, और तमक्षरम पर ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम सम्यक उशंति विप्रा सश्रेय साचा अभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्त आदि के माध्यम से लक्ष्य की चर्चा की गई कि हम ये सब ज्ञान किस लिए कर रहे हैं। और स्वामी जी महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में प्रतिज्ञा विषय में लिखते हैं कि किसी भी मंत्र का हम अध्ययन करें, वेद मंत्र का अध्ययन करें, तो जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका सर्वथा त्याग हम किसी भी मंत्र के अर्थ में नहीं कर सकते। तो जब वह हमारा लक्ष्य होता है, वह हमारा प्रयोजन होता है, वह हमारी दृष्टि में रहता है, तो हम कुछ भी अध्ययन करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे, तो भटकाव के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और नहीं तो जैसे आधुनिक शिक्षा जगत है, भटकाव के अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ उपलब्ध करके भी वो रिक्त हस्त जैसा ही रहता है। इसलिए मध्य मध्य में इस प्रकार की चर्चाएं ये कभी कभी कर ली जाती हैं, या हम कक्षाओं में भी उठाते रहते हैं। उससे हम क्या है ना, लक्ष्य से जुड़े रहते हैं, प्रयोजन से जुड़े रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं विषय से ही संबद्ध हुआ करती है चर्चा। तो अभी जो प्रकरण हमारा चल रहा है, तृतीय प्रकरण, जो कि आभ्यंतर प्रयत्न को लेकर के चर्चा चल रही थी, उसमें स्पर्श वर्ण और अंतस्थ वर्णों के ऊपर चर्चा हो गई थी। इनका आभ्यंतर प्रयत्न विचार में आ गया था। अब आगे ऊष्म वर्ण, जब वर्णों का वर्गीकरण किया जा रहा था कि 63 वर्ण है या अधिक वर्ण है, तो उसमें शंका आई थी आप में से ही किसी के माध्यम से कि इनकी ऊष्म संज्ञा क्यों है। संज्ञा को वहां समझने का प्रयास किया था वर्णों के स्तर पर, या प्रयत्न के स्तर पर समझने का प्रयास किया। तो वैसे ही अब आगे ऊष्म वर्ण, ऊष्म संज्ञा क्यों है उनकी, इसको बता रहे हैं। इसका संबंध वायु के साथ है। जो वर्ण के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाला सहयोगी वायु है, मारुत है, उसके साथ संबंध है। कैसे, तो देखते हैं सूत्र के अंदर। ईषद विवृत करना प्रथमा बहुवचनांतम ऊष्माणः प्रथमा बहुवचनांतम। ऊष्मा वैसे तो एक तरह से गुण है ये, और वर्ण गुणी है। जैसे उदात्त आदि के प्रसंग में हमने समझने का प्रयास किया था। उदात्त अनुदात्त त्वरित क्या है, गुण, अनुनासिक गुण, और वर्ण गुणी। गुण का गुणी के साथ जो संबंध है, कभी हम अभिन्न रूप से उसको व्यवहार में लाते हैं, तो कभी भिन्न रूप से लाते हैं, अलग अलग करके लाते हैं। जब अभिन्न रूप से लाते हैं तो उसका व्यवहार हम समानाधिकरण से या समान विभक्ति से प्रयोग कर दिया करते हैं। श्वेता पटा, सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, काला कपड़ा, मीठा आम आदि आदि। और जब इनमें अलग अलग व्यवहार किया करते हैं,
तब कहते हैं इस कपड़े का रंग सफेद है, रंग जो है ना काला है, इस आम का स्वाद मधुर है, आदि आदि। अब वहाँ षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं, पटस्य श्वेतः वर्णः आम्रस्य मधुरो स्वादः आदि आदि करके। ऐसे ही अस्य आकारस्य उदात्तः गुणः, इस आकार का जो गुण है वो उदात्त है, अनुदात्त है या स्वरित है या नासिक है, अथवा यह आकार उदात्त है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, ऊष्म गुण होते हुए भी उसको वर्ण के साथ में समानाधिकरण करके निर्दिष्ट कर रहे हैं कि ये वर्ण ऊष्म है, उनका नाम ही ऊष्म हो गया। तो ईषद विपरीत करना में समास पहले की तरह ही होगा, जैसे हमने ईषद स्पृष्ट करना में किया था। हम चाहें तो ईषद और विपरीत का पहले समास कर लें, ईषद च तत् विपरीतम च ईषद विपरीतम, कर्मधारय समास हो गया। और तत्पश्चात कर्ण के साथ में बहुरी, ईषद विपरीतम कर्णम येषाम, ते ईषद विपरीत करना बहुरी हो गया। अन्य पदार्थ है यहाँ पर, अर्थ यहाँ पर भी सही होगा। पहले स्पृष्ट शब्द था, यहाँ पर विवृत शब्द का प्रयोग है। स्पृष्ट स्पर्श किया हुआ, विवृत खुला हुआ, अलग हुआ। और यहाँ क्योंकि प्रकरण प्रयत्न का है, प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य कर्ण का स्थान के साथ संबंध विशेष। तो ऊष्म वर्णों का जब हम प्रयोग करेंगे तो जो कर्ण है, जिस वर्ण का जो कर्ण है, उच्चारण के क्रम में देखेंगे अभी, स्थान से वह दूरी बना करके रखता है। लेकिन ईषद, ईषद माने थोड़ी दूरी, अधिक दूरी नहीं। उधर प्रयत्न अवश्य होगा लेकिन स्पर्श नहीं होगा, जो कर्ण है वो दूर रहेगा। जैसे मूर्धन्य वर्ण में देखते हैं हम, क्योंकि पहले मूर्धन्य आएगा। तो मूर्धन्य में क्या है, जैसे हमने बोला ट में तो पूरा स्पर्श हो गया, ट श श, जिह्वा वहीं जाएगी जहां से ट का उच्चारण किया है, लेकिन स्पर्श नहीं करेगी। और वायु को देखिए कैसे निकल रही है वहां से, श ट ट श। अभी जो वायु के निकलने का प्रकार विशेष है, इसी का नाम है ऊष्म, गैस से निकलना। ऊष्म शब्द वैसे भाप जैसे अर्थ में भी प्रयोग कर देते हैं, तो ऊष्म है ना, गैस से निकलना। ऐसे ही तालु से उच्चरित होने वाला है श श श, वहां हम च का प्रयोग करें च, य का प्रयोग करें य, थोड़ा सा स्पर्श है, ईषद स्पृष्ट। लेकिन श श ईषद विपरीत, पूरा भी अलग नहीं है और स्पर्श भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अलगाव लिए हुए है। ऐसे ही त, दंत्य के स्तर पर त और स स,
स, त। जब दूसरे वर्ण को हम साथ में रखते हैं तो इसका जो भेद है वो स्पष्ट हो जाता है। त में पूरा स्पर्श है, श, स, जीभ आगे की ओर जाएगी, दांत की ओर जाएगी, लेकिन दांत का स्पर्श नहीं करेगी। दांत से तात्पर्य ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांतों का वर्णोच्चारण में प्रयोग नहीं है, तो ऊपर वाले दांत। ह, ऊष्म वर्णों में ह भी है। अब देखिए, स्थान की दृष्टि से ह कंठ पर है, माने जहां से क है। क, ख, ग, घ, ङ। क के स्तर पर वायु की स्थिति को देखें और ह है ना, के स्तर पर जो है वायु की स्थिति को देखें तो स्पष्ट रूप से वैसी ही स्थिति है जैसे कि षकारों के उच्चारण में हो रही है। तो श, है ना, पहले तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद दंत्य और उसके बाद ह। श, स, ह। अब देखते हैं कोई उच्चारण करके बताएं, क्योंकि इन षकारों के स्तर पर बहुत गड़बड़ रहती है, लगभग सभी प्रदेशों में है ये। अधिक शुद्ध बोलने का प्रयास करते हैं तो कोई या तो तीनों को तालव्य ही बोल देते हैं अथवा तीनों को मूर्धन्य ही बोल देते हैं। अभी हमारे सामने स्थान की दृष्टि से भी स्पष्टता है और प्रयत्न की दृष्टि से भी स्पष्टता है, कर्ण की दृष्टि से भी स्पष्टता है। इन तीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्थान, कर्ण और प्रयत्न। तो इन तीनों के समायोजन से इन चारों वर्णों का उच्चारण करके देखते हैं कौन शुद्ध उच्चारण। जिनके ऊपर वाले दांत नहीं है उनको समस्या हो सकती है, लेकिन जो दांत वाले हैं वो तो अच्छा उच्चारण कर सकते हैं। तो हरियाणा से कौन है? एक सतीश जी हैं हमारे मुआना से। हाँ गुरु जी। सतीश, हाँ जी, बोलिए इन चारों वर्णों को। स्वरूप समझ में आ गया ना? स्वरूप समझ में आ गया ना? हाँ जी। एक तो ये ए नहीं है, से कर दिया आपने, है ना? हाँ जी। तो अभ्यास में है वैसा, कोई नहीं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सुधार हो जाएगा। पहले आप ऐसा करिए, तालव्य का उच्चारण करिए, तालव्य का। तालव्य का श, जीभ को नाली सी बनानी है थोड़ी सी, और जहां से च का उच्चारण करते हैं उधर की ओर प्रयत्न होगा। श, हाँ, च, पहले च बोलिए, च के साथ श बोलिए, फिर जीभ को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। च, श, हाँ, है ना, च, श। हाँ, देखिए अब वहाँ जीभ को पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना था। अब मूर्धन्य बोलिए, ट, ट के साथ में फिर बोलेंगे श, श, जीभ को वही जाएगी, जीभ है ना, ट, हाँ, श, ट, श, है ना। हाँ, तो ट बोलते हैं तो जीभ को पता चल जाता है, पता लग गया कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसे ही आगे है दंत्य, त, त, स, त, स, हाँ, त, स, हाँ, तो हमारा पता हमारे पड़ोसी से भी पता चलता है कई बार, कहाँ रहते हैं जी, उनके पड़ोस में रहते हैं। तो इसी प्रकार से श का उच्चारण कहाँ से करना है? जहां से ट का करना है, तो ट बता देगा कि इस श का उच्चारण कहाँ से करना है। तो ऐसे प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करें।
भी संभवतः जुड़े हुए हैं वसुंधरा से। उदयवीर जी हैं, ये उदय आर्य करके कोई हाथ खड़े किए हुए हैं, उदय आर्य कृष्ण मलिक। ओम आचार्य जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आचार्य जी। नाम लेकर ओम। चलिए, अभी पहले ये आ गए कृष्ण जी, पहले इनके सुन लेते हैं, फिर उदय जी को ले लेंगे। जी हाँ जी कृष्ण जी, पहले कौन सा बोल रहे ये बताइए। तालब पहले तालब भी बोलिए। जी जी। श स हाँ जी। दूसरा वाला भी आपका लगभग वहीं से हो गया, ऐसा लग रहा है जहाँ से पहला हुआ था। च श जैसे कृष्ण के अंदर शकार है, मूर्धन है श। हाँ, श में जी एकदम ऊपर जाएगी, यहाँ से ट है, ट श। हाँ सभी, हाँ ट श, च श और ट स, हाँ ट स, ऐसा रहेगा। चलिए और अभ्यास कीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ जी उदय जी। जी, पहले तालव्य जी आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। श श, अभी दंतव्य जी। सो च के साथ बोलिए, नहीं च के साथ बोलिए, च श, च श, वो भी मत करिए, आपने अधिक विपरीत कर दिया थोड़ा। चो भी नहीं करना है बंगाल वालों की तरह। च श, अब आप यूपी में पहुंच चुके, छह कर दिया उसका। च श, अभी हाँ जीभ एकदम खड़ी हो जाएगी लेकिन स्पर्श नहीं करेगी। जी जी। अब ऐसे दंत्य में जहाँ से त बोलते हैं, त स, हाँ, तो ऐसे च ट के साथ में इनका अभ्यास करेंगे तो थोड़े समय में जीव को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत सुंदर आचार्य जी। हाँ जी, कुछ और तो पूछना नहीं चाह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। नहीं जी, बस यही बता रहा था कि हरियाणा बॉर्डर पे है ना जी, हमारी भाषा भी हरियाणवी से मिलती जुलती है जी, इसीलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बात है। चलिए, और कोई ऐसे हैं जो ये सोचते हो कि मुझसे शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, और कोई सामने? जी, मुझे दिक्कत होती है जी। हाँ जी देखिए प्रयास करके देखिए आप भी। तो मैं सबसे पहले दंती से जो होती है उसको बोलूंगा। ते से हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश हूँ तो हरियाणा का ही, लेकिन उत्तर प्रदेश से ज्यादा नजदीक हूँ। हाँ, क्योंकि उच्चारण में आपके वहाँ का प्रभाव है। कोई बात नहीं। तो ते के साथ दंती से, ते से, दंते पर रहिए। हाँ, जीभ जो है ना एकदम खुली रहती है, इसमें जीभ में कोई बल नहीं डालना है, एकदम सीधी सामने जाएगी जीभ। जी। तो दंती से ते जैसे बोल रहा हूँ, उसके बाद ते से, ते के साथ गला भी साफ हो जाएगा एकदम बढ़िया। बहुत सुंदर प्रयास किया है। बिल्कुल, और प्रयास करेंगे एकांत में
तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए, और किन्हीं को लगता है कि मेरा शुद्ध उच्चारण नहीं होता है? जी आचार्य जी। हाँ जी, जी बोलिए। मैं भी हरियाणा से ही हूँ आचार्य जी, मुझे भी इनमें दिक्कत होती है बोलने में। हाँ, कोई नहीं, आप प्रयास करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। आपका तो संस्कृत का भी अभ्यास है बढ़िया, तो देखिए प्रयास करके। कौन सा बोलेंगी पहले? तालव्य का आचार्य जी। हाँ, च। च श। हाँ, च। जहाँ च पर ध्यान ये रखना है कि जिह्वा का या कर्ण का जो अवयव स्पर्श वर्ण के उच्चारण में प्रयुक्त हो रहा है जिस स्थान पर, तो ऊष्म वर्ण में भी हमें उसी अवयव का और उसी स्थान की ओर प्रयत्न करना है। जी जी। च श। च श। च श। ट श। त जीभ को खड़ी कर दी आप। जीभ को खड़ी नहीं किया आपने, जीभ खड़ी नहीं किया आपने। श श ट श। और खड़ी करिए, खड़ी नहीं हुई आपकी जीभ। ट श। एकदम ऊपर जाएगी, 90 डिग्री के कोण बनाएगी। जी। त। हाँ, ये ठीक है। तो स एकदम सामने है वो। स। च श। च श। बहुत सुंदर है। हाँ जी, हाँ है ना, इसमें जीभ एकदम सोई रहती है, उसका कोई प्रयत्न नहीं है, अंदर से हवा निकलती है। हाँ, ऐसा निकलता है पूरा। तो कंठ को खुला रखें। जिनका कंठ खुला नहीं है, उज्जाई प्राणायाम किया करें, कंठ खुल जाएगा। और गरारे किया करें थोड़ा। आचार्य जी प्रणाम। जी कीर्ति जी। आचार्य जी एक बार हम भी उच्चारण करें। हाँ करिए। तालव्य श का श। जी श श। जी। हाँ, मूर्धन्य शकार का श। जीभ और खड़ी करिए थोड़ी। श ट श। अभी कम खड़ी हो रही है, जीभ कम खड़ी हो रही है आपकी। ट श श जी। स। सर दंते सकार स। स एकदम सामने ले जाइए। हाँ, एकदम स। जी, बहुत सुंदर। हकार ह ह। एकदम खुली जाएगी। कोई बात है। मतलब वायु बाहर निकलना महसूस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल एकदम। हाँ, ये बिल्कुल जी, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। ऐसे ही प्रयत्न करें सभी, तो सबका अभ्यास हो जाएगा। सिद्धांत के अनुसार स्वयं को लेकर के चलें, हमारा ठीक है। जन्म से अलग प्रकार का अभ्यास हो रहा है। जी बहन जी। हाँ जी आचार्य जी, ये जो अंतस्थ थे उसमें कंठ नहीं था, कंठ का स्थान नहीं था, और इसमें ओष्ठ का नहीं है, ऊष्म में। जी जी बिल्कुल नहीं। हाँ जी, तो क्योंकि 4 है ना ये, और 5 स्थान है हमारे, तो अंतस्थ में कंठ नहीं है। जी, यहाँ प्रयत्न के स्तर पर वर्गीकरण है। हाँ जी स्थान के जी जी जी। तो प्रयत्न के उसमें अंतस्थ में कंठ नहीं है, और ऊष्म में ये ओष्ठ नहीं है। उसमें अंतस्थ में दंत्योष्ठ है, वो ऊष्म में नहीं। अच्छा, ये कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ नहीं, दंत्योष्ठ है। दंतोष्ठ। दंत्योष्ठ है या दंतोष्ठ। हाँ जी, दंत अथवा दंत्योष्ठ या फिर त्रिकिणी ओष्ठ। हाँ जी। और हाँ जी, और ये ऊष्म वर्णों में ओष्ठ स्थान का कोई वर्ण नहीं है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और कंठ्य हो गया उधर। तो ये लगभग सभी को स्पष्ट हो गया होगा। जिनकी भी कोई शंका रहे तो मन में ना रखें,
उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। आगे एक विकल्प देते हैं और विकल्प का जो स्वरूप है या स्तर है वो वही है ना, जो मुख्य। सोमदत्त जी कुछ कहना चाह रहे हैं महाशय जी? वो आचार्य जी मैं भी एक बार सुनाना चाहता हूँ जी। जी जी बोलिए बोलिए। पहले तालव्य जय शय शय जय शय, ये ठीक है जी। अब अगला ट श ट स ट स, और खड़ी करिए जी इसको। ट श ट श ट श ट श, जी ठीक हो गया जी। अब आगे अब ये दंतव्य दंतव्य ते से ते से ते से, नहीं नहीं, ये तालव्य की ओर जारी ते से स त ते से हाँ स जीभ ते ते से ते से स जीभ एकदम सपाट रहेगी। ते से, अब ठीक हो गया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अब जा है हाँ बस थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो मिलता हुआ भाग है उसमें ए का उच्चारण है, से है। श्याम सुंदर जी में उच्चारण करना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर जी, मैं आपका नाम लेने वाला था अभी, उनकी श्याम सुंदर जी से करना चाहता हूँ जी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, बोलिए। ताले से बोलिए पहले, च वाला बोलिए पहले, च वाला च वाला च श नाली, जीभ को थोड़ा सा मोड़ेंगे, नाली सी बनाएंगे इसकी, और जो मध्य वाला भाग है वो प्रयत्न करेगा ऊपर की ओर। जी हाँ ठीक, इस बार और मूर्धन्य में के साथ में जी हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब दंते के लिए सामने की ओर लेके जाएंगे, दंते के लिए सामने तो बोलिए, जहाँ से बोलिए। नहीं, ये तालव्य की ओर लेके थोड़ा सा जीभ को एकदम खुला छोड़ दीजिए सामने की ओर। स जीभ को थोड़ा सा मरोड़ गए भी। स में दंत्य सकार में जीभ को मरोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम आराम से रहने देना, एकदम सामने की ओर। ठीक है। और में तो किसी में किसी के लिए कुछ नहीं है। कामिनी जी कुछ कहना चाह रही है? नमो नमः आचार्य। ओम नमो नमः जी। अहमपि उच्चारणं करणीयं, तदनन्तरं इयमपि एका शङ्का वर्तते। उच्चारणं करणीयं तालव्य में, जैसे च श जी ठीक ठीक, बहुत अच्छा जी। अधुना शंका भवान कथयति यह जना हरियाणा प्रदेशे अस्ति समय ते उच्चारणं न करणीयं, शुद्ध उच्चारणं न करणीयम्। एतादृशं तथा न वच्मि, मया उच्यते यत् ये पश्चिमी उत्तर प्रदेशे, अहमपि तथैव अस्मि, पश्चिमी उत्तर प्रदेशतः एव, अथ च यमुनायाः निकटे या हरियाणा प्रदेशस्य भागः, तत्र अकारस्य उच्चारणं प्रायेण ए इति क्रियते। ए के खे गे घे, अस्माभिरपि तथैव अभ्यस्तमासीत्। अधुना अत्र आगत्य
यथाशास्त्रम् उच्चारणं कृतं चेत् अ क ख ग घ तत्र उत्कलप्रदेशे गच्छामः तो अभङ्गप्रदेशे गच्छामः तत्र तु ओ इति उच्चारणं भवति को खो गो घो भोजोन् एवं भवति चेत् अत्रत्यं यद् उच्चारणं तदुक्तं मया यत् ए इति उच्चारयन्ति के इति उच्चारयन्ति क्षेत्रदोषः वर्तते क्षेत्रदोषः न वर्तते अज्ञानदोषः वर्तते इति कथ्यते चेत् प्रयत्नेन सुधारयितुं शक्यते सुधारः कर्तव्यः अस्तु चेत् आगे चलते हैं। अब इस वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं कि विवृत करना प्रथमा बहुवचनान्तं वा अव्यय पदम् विवृतं करणं येषां ते विवृत करणाः बहुरी समासः। विवृतम पहले था ईषद विवृतम और यहाँ है अब विवृतम। विवृत माने एकदम अलग, पहले था कि थोड़ा अलग। अब यहाँ क्या है कि अभ्यास, जैसे अभी बताएं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा भी इधर यमन उनका एक अलग प्रकार का उच्चारण है। बंगाल या बिहार तो नहीं है, उड़ीसा बिहार का भी थोड़ा सा प्रदेश, उसमें एक अलग प्रकार का उच्चारण है। अब ऐसे ही इनका है। अब हमारा जो अभ्यास है वो ईषद विवृत वाला है। अब विवृत में तो क्या है ना, एकदम अलग रहेगा। जब हम विवृत उच्चारण करेंगे इसका, इन्हीं वर्णों का, ऊष्म वर्णों का, क्योंकि ऊष्माण का ही विशेषण है ये विवृत करना है। विवृत करना ऊष्माण, ऐसा सूत्र बन जाएगा। ये ऊष्म जो वर्ण है उनका विवृत प्रयत्न से भी उच्चारण होता है। अब उनका इनका वैसा जिनका अभ्यास है तो उसको एकदम अलग करके बोलेंगे। हमारे लिए बोलना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि हमारा जो अभ्यास है वो ईषद विवृत वाला है। अब जीव को एकदम अलग करना है, वहां से करण जो भी है ना एकदम अलग रहेगा। हाँ में तो खैर अलग ही है पूरी तरह से, तो एकदम विवृत रहेगा, इसमें अलग करके उच्चारण रहेगा। आचार्य जी स में भी अलग ही रहता है। फिर भी पास में जा रहे हैं उतना जी। अंतस्थ में हल्का स्पर्श है, ईषद विवृत में थोड़ा अलग है। और जब हम विपरीत कह रहे हैं तो एकदम अलग, एकदम अलग। इसका मतलब उस तरफ जाने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा, करेगा उधर जाने का प्रयत्न तो करेगा, लेकिन अभी जैसा हमारा अभ्यास है दंत्य में थोड़ा कह सकते हैं, दंत्य में हमारा एकदम विपरीत है, अलग है दांत से एकदम। अपने स्तर पर श में भी अलग ही है, ह में भी अलग है। हाँ जी। अभी जैसे क ह, अब क में क्या है, कंठ बिल मिल रहा है, क में कंठ बिल मिल रहा है, ह में नहीं है। ह ह हा ह हा हा, एकदम खुला, कंठ एकदम खुल जाएगा पूरी तरह से। तो आचार्य है तो जय मेरे ख्याल से छाती के नीचे से, छाती से आता है तो। हाँ, इसलिए वहाँ कहा था हा विसर्जन्यौ उरस्यौ इत्येके आरंभ। उर्सा आता है वास्तव में, ये है तो ये तीन स्थान बता दिए उनके, जिह्वा मूल, कंठ और उरह स्थान। तो हा ऐसा, जैसे लाफिंग क्लास वाले कहते हैं कि पेट से हंसना है, अंदर से हंसना है, अंदर से हंसना है, कंठ से नहीं हंसना है।
नहीं तो कंठ पीड़ा करने लगेगा, दर्द करने लगेगा। जी हंसा अगर उड़ से जाता है तो वही ज्यादा अच्छा है, उड़ से जो हंसा जाता है। हाँ, अंदर से हंसी अंदर से आती है वो। हाँ, एक होता है मुस्कुराना और एक होता है हंसना। जो गंभीर लोग होते हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं। और हंसना होता है खिलखिला करके हंसना, है ना, हृदय से हंसना, दिल से हंसना जिसको बोलते हैं, हाथ उठा करके हंसना। तो और मुस्कुराने में बत्ती सी चमकाई जाती है केवल, माने उनको हंसने में भी थोड़ा अपमान सा लगता है कि हंसेंगे तो पता नहीं लोग मुझे छोटा न समझने लगे, इसलिए वो हंस नहीं पाते हैं, मुस्कुराते हैं, केवल दांत दिखा देते हैं बस छुट्टी। 80 के 6 प्रकार बताए आचार्य जी। ये तो जिस भी क्षेत्र में अध्ययन करेंगे तो वो प्रकार बांट लेते हैं। जी जी। तो हाँ, ऐसे ही होता है। अब देखिए, पूरे विपरीत को देखना है तो हम स्वरों में चलते हैं, वहां स्पष्ट हो जाएगा कि कर्ण विपरीत कैसे होता है, क्योंकि वहां एकदम स्पर्श नहीं रहता। तो उसी के लिए आगे कह रहे हैं विपरीत करना स्वराः। विपरीत करना में पूर्वत समास से बहुरी विपरीतम कर्णम येषाम वर्णानाम ते विपरीत करणाः वर्णाः स्वराः। स्वराः की परिभाषा पहले दे चुके हैं, स्वयं राजन्त इति स्वराः। इनकी ये स्वरूपात्मक स्थिति को लेकर के, उच्चारणात्मक स्थिति को लेकर के संज्ञा है, क्योंकि किसी अन्य वर्ण का सहयोग इनको नहीं चाहिए। तो अब इसमें देखिए, और तो यहाँ नहीं आएगा, और के लिए चूंकि आगे बताने वाले हैं विशेष, यहाँ आएगा आ, ई, ऊ। अब आ जब हम बोल रहे हैं क, क्योंकि क कंठे है, आकार भी कंठे है, जो ह्रस्व आकार है उसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी, तो हम दीर्घ ले लेंगे यहाँ पर, दीर्घ या प्लुत। तो आ, अब देखिए क, आ, क, आ एकदम विपरीत है, कंठबिल एकदम खुला हुआ है। क में ऐसा नहीं है, जब व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं क में स्पर्श हो रहा है, आ एकदम खुल गया, आ प्लुत में मात्रा काल बढ़ जाएगा, स्थान वही रहेगा, प्रयत्न वही रहेगा, जो उसका उच्चारण क्रिया का काल है वो बढ़ गया, एक मात्रा और अधिक हो गया। तो आ है ना, ये हो जाएगा। और बाकी स्वर सभी विपरीत प्रयत्न वाले हैं, कोई भी समृद्ध प्रयत्न, ये क्या कहते हैं, उसमें स्पर्श नहीं है, किसी भी स्वर के उच्चारण में कर्ण का स्थान पर स्पर्श नहीं है, थोड़ा भी नहीं है ना, एकदम विपरीत है, पूरी तरह से अलग रहेगा। अब यदि किसी वर्ण के स्वर के उच्चारण में स्पर्श हो रहा है, इसका मतलब सिद्धांत से मेल नहीं खा रहा है हमारा, वो प्रादेशिक प्रभाव है। तो आ, ई, ऊ माने ओष्ठ के स्तर पर चले गए, आ, ई, ऊ। ई में थोड़ा सा स्पर्श कर सकता है किसी किसी का, लेकिन नहीं करना चाहिए सिद्धांत के अनुसार। आ जैसे है ऐसे ही ई तालव्य है, ये ई जो है इचु यशास्तालव्या, ई जीव का प्रयत्न थोड़ा सा तालु की ओर होगा, लेकिन स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसी ऊ ओष्ठ्य है, तो दोनों ओष्ठ आपस में मिलेंगे नहीं, आसपास भी नहीं जाएंगे, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रह करके ही उच्चारण करेंगे। ऊ थोड़ी गोलाई सी आ जाती है। ऐसे ही ए ओ आई औ। अब जो दो मध्यवर्ती वर्ण बच गए हमारे पास, री और ली, उनका उच्चारण
पहले भी चर्चा की गई थी कि थोड़ा संदिग्ध है यहाँ। अब री उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पर रेफा श्रुति भी हो रही है, उसमें तो मूर्धा के पास चला गया है, माने स्पर्श कर रहा है। सिद्धांत ये कहता है कि स्पर्श नहीं करना है, तो ऐसा इस वर्ण का उच्चारण होना चाहिए जिसमें कि स्पर्श न हो। मूर्धा की ओर जिह्वाग्र भाग प्रयत्न तो करेगा लेकिन उसका स्पर्श नहीं करेगा। ऐसे लृ है, लृ में भी जो जिह्वा है दांत की ओर प्रयत्न करेगी लेकिन स्पर्श नहीं होना चाहिए। स्पर्श हो रहा है तो सिद्धांत के विरुद्ध हो रहा है वो। तो ये स्वरों में चर्चा हुई और ह्रस्व अ के अतिरिक्त जो स्वर है, ह्रस्व अ का जो प्रयत्न है अभ्यंतर प्रयत्न वो अलग है। आचार्य जी, जब हम कहते हैं प्रयत्न तो इसका मतलब है कि कितना स्पर्श कर रहा है? बिल्कुल, अभ्यंतर प्रयत्न के स्तर पर यही चर्चा है कि कितना स्पर्श हो रहा है वो प्रयत्न के अंदर आएगा। हाँ, माने करण का जो प्रयत्न है, करण की जो चेष्टा है वह उतनी हो गई कि वो स्थान पे जाके टकरा जाए, स्पर्श हो गया। इतना प्रयत्न है कि वो उसके पास से निकल जाए, थोड़ा सा स्पर्श हो गया, ईषत समृत हो गया। इतना प्रयत्न होगा कि स्पर्श नहीं करेगा, उसके पास से निकल जाएगा, ईषत विपरीत हो गया। इतना प्रयत्न करेगा कि उससे दूरी बना करके रखेगा, ये विपरीत प्रयत्न हो गया। तो ऐसा रहता। समृद्ध जी कुछ कहना चाह रही हैं? आचार्य जी, विपरीत करना व और विपरीत करना स्वरा में क्या अंतर है दोनों में? विपरीत करना वा का संबंध ऊष्म वर्णों के साथ है, उसमें ऊष्मान है की अनुवृत्ति ले लेंगे ऊपर से तो सूत्र बन जाएगा ऊष्माण विपरीत करना वा, है ना। ऊष्माणो विपरीत करना वा कि ऊष्म वर्ण विपरीत प्रयत्न वाले भी होते हैं जिनमें कर्ण विपरीत रहता है। दूसरा जो सूत्र है वो स्वरों से संबंधित है, विपरीत करना स्वरा कि स्वर वर्ण सभी विपरीत कर्ण वाले या विपरीत प्रयत्न वाले होते हैं ह्रस्व आकार को छोड़कर, क्योंकि उसके विषय में आगे विशेष चर्चा कर रहे हैं। समृतः प्रथमा एकवचनान्तम तु अव्यय पदम अकारः प्रथमा एकवचनान्तम। अब देखिए यहाँ पर कार प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जब हमें वर्णों का निर्देश करना होता है तो उनके साथ में कार प्रत्यय जोड़ लेते हैं। अकार, आकार, इकार, उकार, ऋकार किसी भी वर्ण के साथ में लगा सकते हैं। र के साथ में इफ प्रत्यय जोड़ते हैं तो रेफ ऐसा बन जाता है। बाकी सर्वत्र कार प्रत्यय। तो समृतस्त्वकार। पूर्व सूत्र से अलगाव पृथकता दिखलाने के लिए यहाँ पर तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। अकारः ह्रस्व अकारः तु समृतो भवति, समृत प्रयत्नो भवति या समृत कर्णो भवति ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से कर्ण शब्द को साथ में जोड़ करके व्याख्यान किया जा रहा है। तो हम इसको समृत कर्ण कह सकते हैं, समृत प्रयत्न कह सकते हैं या समृत भी कह सकते हैं। समृद्ध का क्या समृद्ध? समृद्ध माने संकुचित। अच्छा, संकुचित, ठीक है जी। हाँ, तो जैसे आ बोलिए और आ एकदम विपरीत हो गया, कंठ बिल खुल गया पूरी तरह से।
है ना, दोनों में भेद स्पष्ट हो रहा है सभी को। आ कर्णपाल जी बोलिए। हाँ चलिए आप बोलिए, राकेश जी आप बोलिए। आ दीर्घ हो गया, ह्रस्व हो गया। मैं बोलूँ आचार्य जी? जी बोलिए। हाँ, आ तो पूरा कंठ खुल गया। आ ए संकुच हो जाए। ए अब देखिए आगे ना उत्तर प्रदेश वाला प्रभाव है। हाँ वही आचार्य बोलिए। कोई नहीं। ओम आचार्य जी। हाँ जी बोलिए, आप भी बोलिए। आ है ना, ओ भी नहीं कर देना। अब देखिए ये हरियाणा में है लेकिन ठीक है, उच्चारण पंजाब से मिलता जुलता है ना थोड़ा सा उधर। तो और कोई भी ये ना सोचे कि मैं तो 75 वर्ष का हूँ, 76 वर्ष का हूँ। आत्मा की और अंतःकरण की कोई उम्र नहीं है। तो अंतःकरण को समझाएं कि मेरे अनुसार उच्चारण करना होगा तो समझ जाएगा, वो जैसा कहेंगे वैसा चलने लगेगा। अपने आप को असमर्थ घोषित ना करें अपने स्तर पर। रजनी जी कुछ कहना चाह रही है। गुरुजी, ई भी समृद्ध है? नहीं, विपरीत। ई नहीं, हम बोल रहे हैं तो मेरा तो विपरीत समृद्धि बोल रहा है। हाँ तो सिद्धांत से भिन्न हो गया वो। सिद्धांत ये कह रहा है कि सारे स्वर सब विपरीत हैं और को छोड़ करके। ई होता क्या है ना, आ जैसा, क्योंकि आ के साथ में एक सुविधा ये है कि उसका उच्चारण स्थान भी कंठ है या जिह्वा मूलीय है, तो इसलिए उसको पूरा खुलना पड़ेगा वहां पर। ई के साथ में ये है कि तालव्य है, ये तालव्य है और यहाँ पर जिह्वा मध्य जो है कर्ण है। कंठ की निश्चित रूप से वह स्थिति नहीं रहेगी, हमें जो देखनी है स्थिति कर्ण और स्थान के मध्य में देखनी है। उस वर्ण के उच्चारण में जिस कर्ण और स्थान का उपयोग है उन दोनों के मध्य की दूरी को देखना है, हमें केवल कंठ पर ध्यान नहीं देना है। तब तो ठीक है। हाँ वही जाना है हमें, केवल कंठ पर ध्यान नहीं देना। अब अ या आ का उच्चारण करेंगे हम तो जिह्वा का कोई व्यायाम नहीं है, जिह्वा एकदम सोई रहती है, आराम करती है पूरी तरह से। आ इसलिए जो गूंगे व्यक्ति हैं वो भी इनको बोल लेते हैं, आ ई भी बोल लेते हैं, जिनमें जीभ का अब विपरीत है, जीभ तो आराम से आराम करती है इसमें, तो कुछ लोग ई भी बोल लेते होंगे। ऊ, अब ऊ में भी जीभ का कोई काम नहीं है, ओष्ठों का काम है ऊ, है ना। तो स्थान और करण के स्तर पर हमें देखना है केवल कि इनका स्पर्श नहीं होना, एकदम दूरी बना के रखेंगे दोनों, तो वो विपरीत प्रयत्न वाला हो गया। ऐसा रहता है इसमें। तो जैसा सिद्धांत कह रहा है वैसा अभ्यास कर लेंगे, हो जाएगा अभ्यास, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इत्येषोऽन्तः प्रयत्नः इति अव्ययपदम् एषः प्रथमा एकवचनान्तम्, अन्तः प्रथमा एकवचनान्तम्, प्रयत्नः प्रथमा एकवचनान्तम्। अंतः शब्द अनेक अर्थों में आता है और है भी दो प्रकार का। एक अंत शब्द है हकारांत और जिसके अंत में है, और एक है रेफांत र जिसके अंत में है। जिसके अंत में र है वो प्राय मध्य अर्थ में आता है। जैसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना बस सेवा के प्रसंग में या हवाई यात्राओं के प्रसंग में। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय माने राष्ट्र के अंदर वाली सेवा, जो राष्ट्र के अंदर
बसती हैं या ट्रेनें चलती हैं या उड़ानें चलती हैं, तो उनमें अचरहित र है ना, उसको अंतरराष्ट्रीय भी बोल सकते हैं, या अधिक प्रचलित जो शब्द है वो अंतरराष्ट्रीय है, रा के ऊपर र चढ़ा हुआ रहता है। व्याकरण की दृष्टि से तो अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। और जो बाहर वाली है उनमें होगा अंतरराष्ट्रीय। अंतर माने बाहर, अंतरम बहिर्योगो संज्ञान योग, तो बहिर्योग जिनका हमारे राष्ट्र से बाहर के साथ संबंध है, बाह्य सीमाओं से संबंध है या बाहर के साथ संबंध है, तो उसको हम अंतर है ना, बहिर्योग। तो अंतरराष्ट्रीय माने बाहर, राष्ट्र से बाहर की सेवाएं, और अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय माने राष्ट्र के अंदर की सेवाएं। अब जो भी है, कोई नेता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेता है या अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेता है ना। अंतरराष्ट्रीय नेता है माने राष्ट्र के अंदर जिसकी ख्याति है या कार्य क्षेत्र है, और अंतरराष्ट्रीय है माने राष्ट्र के बाहर भी जिसका कार्य क्षेत्र है या ख्याति है, ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेफांत का प्रयोग है, ये र जिसके अंत में है। तो इति माने इस प्रकार से, एषः माने यह, अंतः प्रयत्न अंदर वाले प्रयत्न पर विचार हुआ अथवा चर्चा हुई। और अंदर से तात्पर्य पहले स्पष्ट हो ही चुका है कि मुख के अंदर या आस्य के अंदर, कंठ से लेकर के ओष्ठ के मध्य जो स्थान है, हम ये भी कह सकते हैं इसको और स्पष्टता की दृष्टि से कि कर्ण का स्थान पर जो प्रयत्न है ना, स्थान पर कर्ण के माध्यम से किया जाने वाला जो प्रयत्न है वह अंतः प्रयत्न है अथवा आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न के लिए ही अंतः प्रयत्न शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे जो चतुर्थ प्रकरण आ रहा है वह है बाह्य प्रयत्नों का। हाँ जी, कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम आचार्य जी। जी यहाँ पर ना, जैसे बताया था मैंने आपको उनकी जगदीश आचार्य जी की बुक को मैंने पढ़ा था, तो उसमें मूल स्वरों की संख्या 3 बताई है, अ, ई और उ। और री और री को संयुक्त मतलब शायद कृत्रिम स्वर बताया है जी। इसके विषय में थोड़ा जानना चाहता था। हाँ, जब स्वरों पर चर्चा की जा रही थी तब संभवतः आप थे या नहीं थे, वर्गीकरण जब चल रहा था, वहां भी चर्चा की गई थी कि विशुद्ध स्वर के रूप में ये 3 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, है ना। अब उन्होंने ही अलग नाम दे दिया है, चाहे केवल स्वर कह लें या विशुद्ध स्वर कह लें, जो भी कह लें। जी जी। लेकिन हाँ, जो री है, जैसा कि इन्होंने स्वयं बता दिया था, सरे भारी वर्णा, ये निश्चित सी ध्वनि लिए हुए है। जो री है वो री का ही एक उसको विकार कह लें या स्वरूप कह लें। जो र ध्वनि है उसी को ल ध्वनि हो गई है, यहाँ पर र के प्रसंग में ल का प्रयोग हो गया है। और जो री वर्ण है ये सार्वत्रिक नहीं है, क्वचित है, माने कहीं कहीं प्रयोग है इसका। तो इसीलिए वाक्य बना दिया सर जी का, रिल रे वर्णयो हमें सावर्ण वाच्यम। हाँ वही है री। उसका एक हेतु और भी है, ऋकार दृकार्यो सावर्ण्यम वाच्यम जो है, क्योंकि री का दीर्घ नहीं मानते हैं। वर्ण से आगे चर्चा आएगी। अब हमें कहीं पर री और धी के मध्य में अकस्वर्ण दीर्घ की प्रवृत्ति करानी है, दीर्घ संधि करनी है, तो कैसे करें? तो उसके लिए क्या किया है कि ऋकार दृकार्यो सवर्णत्वम वाच्यम या सावर्णम वाच्यम। जब सवर्ण संज्ञा हो गई तो क्या हुआ, चलो ली का दीर्घ नहीं है, लेकिन चूंकि ली ऋकार के सवर्ण संज्ञा वाला है तो ऋकार के पास दीर्घ है तो वो हो जाएगा। जी जी। अब जैसे है वो खींचातानी सी ही, जबरदस्ती सी ही,
अब एक दो उदाहरण दिए जाते हैं, होत्री लिकार, ये उदाहरण देते हैं अलग। अब होत्री लिकार इधर री है उधर द्री है, अब इन दोनों को मिला के उच्चारण करें तो क्या करें, तो होत्री कार ऐसा हो जाता है जी, स्पष्ट हो गया जी। चलिए आज यही विराम लेते हैं, अंतः प्रयत्न पूरे हो गए। कल को अंतः प्रयत्न का जो प्रकरण है इस पर पूरे पर एक बार सिंहावलोकन कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे बाह्य प्रयत्नों में चलेंगे। चलिए मंत्र पाठ समाप्यताम्। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।